हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जो 2 लेक्चर मिले हैं वो समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों को? तो भाई शेयर वगैरह करते रहो, ठीक है? देखिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमें आपसे इतना चाहिए कि आप सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है? जिससे होता क्या है कि टीचर्स, जैसे हम आपके लिए एक मोटिवेटर का काम करते हैं, वैसे टीचर्स के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं जिससे हम लोग मोटिवेट हों। हम लोग मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं? भाई, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप ले जाएं। हम लोगों को लगता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी मान रहे हैं, तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आज हम आपको एक क्लास दे रहे हैं तो हमें ये लगता है हम आपको 4 क्लास देने लगें। अगर हम आपको आज 30 मिनट की क्लास दे रहे हैं तो हमें लगता है बच्चों को और ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। बस इतनी बात। मेरे मोटिवेशन में या मेरे मोटिवेट होने पर भी आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, आप ये मान के चलिए। तो अपने फ़ायदे के लिए ही सही करो, ठीक है? हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब हम सिर्फ आपसे जुड़ रहे हैं, एक ही हमारा आपसे रिश्ता बढ़ रहा है आगे, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं फ़िलहाल अभी तक। जो भी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ना चालू किया है कि एक हम लोग इज़एमआर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। जो लोग आज ऑनलाइन आए हैं, पहले दिन आए हैं मेरे चैनल को, पहले दिन आप देखने आए हो, तो आप पहले 2 वीडियोस देख लो। एक हैव को से रिलेटेड है, जो अभी इससे पहले अपलोड हुआ होगा। एक इसके पहले, उसके भी पहले एक इज़एमआर वॉजवर से रिलेटेड है। उन दोनों को आप पहले देखें, फिर आप इसको देखें। क्यों? क्योंकि वो जो स्टार्टिंग है, वहाँ से बिल्कुल बेस स्टार्ट किया गया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने वहाँ पर डिटेल में बताई हैं, वो हो सकता है आज के लेक्चर में आएँ, हो सकता है हम उतनी डिटेल में आपको ना बता पाएँ। तो इसलिए आप पहले उनको देखें, जिससे कि आज आप सारी बातें अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आज भी आएगा, आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर किसी भी चीज़ को समझने के लिए, बेहतरी से समझने के लिए आप पहले 2 देखिए, फिर आगे आइए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जब हमने 2 दिन पढ़ाया, तो हमें ऐसा लगा कि 1-2 चीज़ें मिस हो रही थी, जहाँ से कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज पहले उन पे बात करते हैं। ये आज वर्ब का लेक्चर नहीं है, ये आज हम इस पर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की थोड़ी-सी जानकारी देंगे। हो सकता है सिर्फ़ आज ऑब्जेक्ट की ही जानकारी दे पाएँ, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम डिटेल में बताते हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक? हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं कि आपका डाटा खत्म हो जाए, ठीक? उतना बनाना चाहते हैं कि आप उसको बहुत अच्छे से देख सकें, समझ सकें, बहुत लेंदी भी ना हो, बहुत बोरिंग भी ना हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम पूरा बना देंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो इसको 2 पार्ट में बना देंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट से, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेंटेंस में, ठीक? और वैसे बात हम कॉम्प्लीमेंट की भी कर रहे हैं, पॉसिबल होगा तो आज कॉम्प्लीमेंट पे भी बन जाएगा, ठीक? बस इन चीज़ों को आपको इंग्लिश में सिर्फ समझना है और पढ़ना है, ठीक है? इसका ये मत समझिएगा कि इसका यूज़ किसी एग्ज़ाम में होने वाला है, लेकिन ये फंडामेंटल्स, हालांकि ये जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल्स का मतलब आपका बेस तैयार हो रहा है। जब आप बेस तैयार हो जाएगा तो फिर आप आगे कितने भी अच्छे क्वेश्चन हो, कठिन क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप सब ईजिली समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको समझेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि जैसे कोई आप बुक उठाते हैं, ठीक? फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी बातें जो पीछे आंसर्स लिखे होते हैं आपको समझ में नहीं आते, कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आता है, बुक्स में रहता नहीं है जनरली, ठीक है? तो उनको मैं तैयार करा रहा हूँ। ये यूट्यूब के पूरे लेक्चर में आप कहीं पर भी आप देखिएगा जाकर के, शायद इतना बेहतर ढंग से ना बताया हो। मैं बिल्कुल ऐसे बताने जा रहा हूँ जैसे क्लास 4th का बच्चा, नर्सरी का बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, ठीक? जिसको पता है वो भी एंजॉय करे, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखे, और एक वीडियो को काफ़ी बार देखे, जिससे कि उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो पहली चीज समझो कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं।
किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले एक छोटी सी बात कि ऑब्जेक्ट को हम लोग दो तरह से जानते हैं। एक तो आपके नाउन, नाउन तो आप जानते ही होंगे बच्चे, नाउन क्या होता है। नाउन इतना तो पढ़ा ही होगा आपने 10th तक 12th तक, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नाउन के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जानते हो तो कोई भी बेसिक बुक उठा लेना 6, 7, 8, 9, 10th की, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा नाउन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नाउन इक्विवेलेंट, हालांकि मैं इससे भी सरल वर्ड यूज कर सकता था। थोड़ा सा आपको हो सकता है पहली बार सुनने में आ रहा हो कि नाउन इक्विवेलेंट सर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये टर्मोलॉजी होती है ये इंग्लिश की, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि अच्छी हायर लेवल की जो बुक्स हैं वहाँ पर ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक। इससे भी छोटा वर्ड्स हो सकता था, लेकिन उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है जो नाउन के समान हो, नाउन के बराबर काम करता हो। जो जो नाउन काम करता है वो नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला, नाउन के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद जिरंड, जिरंड। उसके बाद इन्फिनेटिव, एक मिनट, थोड़ा सा हल्का हो रहा है ये, तो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव, ये कुछ वर्ड्स हैं, हो सकता है आपने पहले ना सुने हो, कोई बात नहीं, सुने हो नहीं सुने हो सब समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने संस्कृत, अब जैसे लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिन सब्जेक्ट्स को आपने पहले कभी पढ़ा हो उनको बाद में कि उनको ही लें, कोई नया सब्जेक्ट नहीं ले सकते। बहुत बड़े आईआईटीएंस जो आईआईटी करके आते हैं वो संस्कृत से ऑप्शनल कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट। आईएएस पीसीएस के लिए ऑप्शनल, जानते हैं ना, एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल का, तो वो लोग हिंदी ले लेते हैं। जिन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी सीबीएसई बोर्ड वालों ने, वो हिंदी ले लेते हैं, हिंदी पढ़ने लगते हैं। या आप ऐसा मानिए कि जिन बच्चों ने कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी 8th तक, 9th में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लेते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ना शुरू करें, भले ही वो पहली बार आपके सामने आई है, पढ़ना शुरू करें और वो समझ में ना आए, ठीक। थोड़ा सा आपको भी कोशिश करनी पड़ती है, बाकी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन आप सभी मेरे हिसाब से जानते होंगे। जैसे नाउन राम हो गया तो प्रोनाउन ही हो गया, हिम हो गया, ये सारी चीज़ें आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक। जिरंड के बारे में मैं बता दूं कि एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जिरंड का काम करती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी मैं इस पे आऊंगा, ये वर्ड आपने सुन रखा है, लेकिन जिरंड क्या होता है वो शायद अभी आप नहीं जानते होंगे। तो अभी आप थोड़ा सा बस ये समझिए कि जिरंड की जो पहचान होती है वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लस है बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, अगर ये स्ट्रक्चर किसी को नोट करना है तो वो अपना या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे की सारी कहानी चलने वाली है। सिर्फ अभी मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, फिर मैं भी बताऊंगा कि पहचान क्या है ऑब्जेक्ट की। तो पहली बात, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिर्फ दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के। एक तो सिर्फ नाउन हो गया, जो कि जैसे राम हो गया, किसी का नाम हो गया, या बाकी आपने देखा होगा कोई कॉमन नाउन, कोई प्रॉपर नाउन, कोई मटेरियल नाउन, कोई भी नाउन, XYZ कोई भी नाउन, वो होता है। उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन के समान, इक्विवेलेंट का मतलब होता है के समान, ठीक है। वो प्रोनाउन हो सकता है, वो जिरंड हो सकता है, वो इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। अब एक चीज समझिए आप, एक सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट अ पेन, ठीक। फिर दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो। तीसरा सेंटेंस है ही
is fond of eating। ठीक, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। स्मोकिंग is injurious to health। ठीक, अब ये मान लो मैंने 4 सेंटेंस लिखे। अभी मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिर ये कैसे इनको कैसे भी और भी किसी तरह से पहचाना जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो हमने पढ़ा बस उनको लेकर के। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट जनरली सबसे पहले क्या होता है, आई के पहले आई कोई तो होगा, कोई नाउन होता है। अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज हो गया। तो नाउन का जो यूज होता है वो या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसी तरह से, ठीक है, तो वहां पर प्रोनाउन भी आएगा और वहां पर जेरेंड भी आएगा एज अ सब्जेक्ट। मतलब जहां जहां नाउन यूज हो सकता है वहां वहां नाउन इक्विवेलेंट भी यूज हो सकता है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हो गया जो कि आपका प्रोनाउन है। ये आपकी वर्ब हो गई जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ये एक नाउन है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। अब इसको हम कैसे पहचानते हैं वो एक बात की बात है, वो इसके बाद में। हर चीज को डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, एक एक चीज को आगे लेके चलते हैं। फिर इसी तरीके से ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये देखो इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरह से ही एक सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, एक टीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक टीचर थे, वो इसको बता रहे थे कि फॉन्ड जो है हमारी वर्ब है, जबकि ऐसा नहीं है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे थे। और इस चीज को मैं आपको 2 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव है तो फिर ये हुआ आपका मेन वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझना। इसका लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं इज, एम, आर, वॉज वर्ब वाले में, कि इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता। अभी इस कंडीशन में ये मेन वर्ब का काम करेगा। फिर उसके बाद में ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेपोजिशन के बाद यूज करी गई है, ये आपकी जिरंड है और जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जिरंड, ये जिरंड है, ये इन्फिनिटिव है और ये आपका नाउन है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। अब यहां पर अंडरलाइन कर देगा, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पहली चीज। दूसरा कहेगा कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या ये वर्ब है, या फिर ये जिरंड है, क्या है, ठीक है। और मान लीजिए जिरंड भी ऑप्शन में नहीं आया तो वो नाउन लिख करके दे सकता है कभी कभी। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पहली चीज। तो ये नाउन इक्विवेलेंट हुआ, ये नाउन इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है। अब नाउन इक्विवेलेंट है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन इक्विवेलेंट होती है वो होती है आपकी जिरंड। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये क्या हुआ, जिरंड। तो ये 1 नंबर का आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक। तो यहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर अब हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो चीज हम आगे पढ़ाएंगे वो रिलेटेड इसी से होगी, तो आप बैक में जाकर के उसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ कर रहे हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। देखो आखिर में सर जो हमने कहा आपसे डिटेल में कोई चीज जानने के लिए, तो देखो पहली चीज ये है कि जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। हालांकि वो कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन बेसिकली इनका जो यूज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। सेम इसी तरह से नाउन इक्विवेलेंट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आज ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग 2 तरह से जानते हैं। इसको हम लोग 2 तरह से जानते हैं, देखो कैसे। अरे यार देखो, ऑब्जेक्ट के लिए आपको 2 तरह के क्वेश्चंस से गुजरना पड़ता है, 2 तरह के क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन किससे किए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको हमेशा
मेन वर्ब से करने होते हैं। किससे करने होते हैं? मेन वर्ब से। जो भी आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब होती है उससे करने होते हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? एक क्वेश्चन आपको मिलता है, एक क्वेश्चन आपको मिलता है व्हाट। कोई चीज है तो क्या है। तो जब भी आपको क्या का आंसर चाहिए हो अपनी मेन वर्ब से, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैंने बोला मैं चाहता हूं, तो सामने वाला मुझसे क्या पूछेगा? क्या चाहते हो? तो वो जो क्या का जो आंसर मेरे बाद जो मेरे मुंह से निकलेगा कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं एक बुक चाहता हूं, मैं पेन चाहता हूं, तो वो जो क्या का जो आंसर होता है, वो जो मेन वर्ब से निकलता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से होम, जो होम का आंसर होता है, जैसे भाई कोई चीज हमें देनी है, किसको देनी है, किसे देनी है, बात समझ में आ रही है? तो जो इस तरह के जो दो आंसर्स निकलते हैं, जो दो क्वेश्चन किए जाते हैं मेन वर्ब से, वही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जितना कुछ होता है वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट और whom। और एक बात याद रखना, जो व्हाट से मिला आंसर होता है वो हमेशा नाउन होता है, हमेशा नाउन होगा। आपको नाउन दिखता है किसी भी मेन वर्ब के तुरंत बाद, तो आप ये समझ जाइएगा वो हमेशा व्हाट का आंसर है और वो ऑब्जेक्ट है। whom का जो आंसर होता है वो प्रोनाउन होता है। या फिर बेटा अगर कट रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अब मैं अभी इस समय देख नहीं सकता कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ठीक है? बाकी आप, मैं भी कोशिश करूंगा फिर से इसको एक बार बता दूं। प्रोनाउन या कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन या नेमिंग वर्ड। अच्छा, नेमिंग वर्ड का मतलब जैसे कोई नाम हो गया, किसी का भी नाम हो गया, ठीक? मतलब अल्टीमेटली जो whom का आंसर होता है वो पर्सन होता है, ऐसे समझ लो। कोई ना कोई पर्सन। अब वो पर्सन ही हो सकता है, मतलब कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन का कोई नाम हो सकता है। बात समझ में आई? मैंने इसको दो तरह से बता दिया, प्रोनाउन या नेमिंग वर्ड। अगर आपको एक वर्ड में समझना है तो कोई ना कोई पर्सन, कोई लिविंग बीइंग, फिर एक एक वर्ड और ले लो, कोई लिविंग बीइंग। अगर किसी भी वर्ब के बाद कोई लिविंग बीइंग अगर यूज किया जा रहा है, लिविंग बीइंग का मतलब एक ऐसा ऐसा कोई भी जो सजीव हो, जो सांस ले सकता है, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आपका होम का आंसर होगा, ठीक? और बाकी कोई जैसे टेबल है, पेन है, बुक है, कुछ भी है, या जिरंड है, मतलब ये सारी चीजें व्हाट के आंसर होते हैं। तो ये आप अपना अपना इससे समझ लेना, ठीक है? अब इनके हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको एक बार देख लो, ठीक? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली बेटा। जैसे मैंने कहा आई गेव यू अ बुक, आई गेव यू अ बुक। अब यहां पर आप अपने क्वेश्चन करिए, किससे? इस मेन वर्ब से। फिर आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे कौन ऑब्जेक्ट है और क्या है। आगे बढ़ते हैं। आई सेंट अ लेटर। तीसरा देखो, मोहित taught me इंग्लिश। मोहित taught me इंग्लिश। अब चलो इन तीन क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये आपकी हो गई मेन वर्ब, ठीक? अच्छा, मैंने दिया, गेव मतलब क्या होता है? देना। मैंने दिया, क्या दिया? उस क्या का आंसर क्या है? ये। तो ये आपका व्हाट का आंसर, बोलो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक? किसको दिया? तुम्हें दिया, बोलो ये whom का आंसर हुआ। और देखो ये पर्सन है कि नहीं है? यू एक पर्सन है,
ठीक है, अब यहाँ यू की जगह मोहन लिख दो, सोहन लिख दो, सीता लिख दो, गीता लिख दो, कोई भी नेमिंग वर्ड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ लिख दिया आई गेव सीता अ बुक, मैंने सीता को एक किताब दी, मैंने तुम्हें किताब दी, मैंने उन्हें किताब दी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका देखो होम का आंसर हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक होम का एक व्हाट का आंसर है। उसके बाद मैंने भेजा, सेंट मतलब भेजना। अच्छा, मैंने भेजा, किसको भेजा, यहां तो कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं जा रहा। अच्छा, भेजा तो क्या भेजा, एक लेटर भेजा, तो ये देखो व्हाट का आंसर हुआ, और ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। मोहित एक सब्जेक्ट है, टॉट एक मेन वर्ब है, मोहित ने पढ़ाया, मोहित ने पढ़ाया, कोई ना कोई क्वेश्चन तो दिमाग में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्या पढ़ाया, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, किसको पढ़ाया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ये आपका होम का आंसर है और ये आपका व्हाट का आंसर है। बोलो, इन तीन क्वेश्चन से आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा, समझ में आ रही है। बुक्स में है ये सब नहीं होगा, मार्केट से बुकें उठा करके देख लो जा करके। ठीक है, अच्छा ये सब कहाँ हेल्प करता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ये सब पढ़ा क्यों रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा वॉइस में। अब ट्रिक्स बाजों का तो मुझे पता नहीं है कि मेन वर्ब के बाद जो लिखा हो, जो लिखा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। कुछ लोगों का पढ़ाना यह है कि मेन वर्ब के बाद जो लिखा हो वही ऑब्जेक्ट होता है, उनको यही नहीं तमीज है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है। चलो आप देखते हैं। आई एक मिनट बेटा, आई वेंट टू द टेम्पल। ठीक है, अब आगे लिख सकते हो लास्ट संडे ये वो, तो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कोई टेंस वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से। अब मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, जैसे जिन लोगों का कहना होता है कि मेन वर्ब के बाद जो भी लिखा हो, तो भाई ये हो गई आपकी मेन वर्ब, तो क्या ये सब ऑब्जेक्ट है। जरा आप अपने क्वेश्चन करिए, मैं वेंट का मतलब जाना, तो मैं गया, चूंकि पास्ट की बात हो रही है, मैं गया। अब देखो क्या ये व्हाट या होम का आंसर है, ये किस चीज का आंसर है। अब ये मत सोचना मैं गंदी संदी चीजें नहीं पढ़ाता कि कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट होगा, तो भैया नाउन तो है, टेम्पल तो नाउन है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं। क्या इसका आप पैसिव बना सकते हैं, बना सकते हैं। पैसिव तो आप तब बनाएंगे ना जब ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, आपको पता होगा पैसिव वॉइस में, तो इसका आप पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये आंसर व्हाट या होम का है ही नहीं। ये कह रहा है आई वेंट, मैं गया, कहां गया, तो ये आंसर है वेयर का, और जो वेयर के आंसर होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट। सीधी सी बात, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं वो तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट के लेक्चर में सीखेंगे। अभी मैं इतना बता रहा हूं कि जो बता देते हैं कि मेन वर्ब के बाद जो लिखा हो वो ऑब्जेक्ट, तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। आई ऐसे लिखते हैं, he slept on the bed. 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 अब ये तो हो गई मेन वर्ब। अब वो बेड में सो गया, अब वो सो गया, वो सो गया, कहाँ सो गया। अब ये भी तो नाउन लिखा हुआ है, तो क्या ये है भैया, ये इसका ये वेयर का आंसर है, कहाँ की बात कर रहा है। अगर ये इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दे, ही स्लेप्ट एट 10 PM, तो ये जो आंसर लिखा है, ये जो आंसर लिखे इनके क्वेश्चन ही अलग हैं। आप अपने वर्ब से क्वेश्चन करो, क्या अब ये क्या का आंसर है, क्या ये क्या का आंसर है, नहीं है। तो ना ही इनके पैसिव बन सकते हैं
और ना ही ये ऑब्जेक्ट है, ये सारे कॉम्प्लीमेंट हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे जा करके ये आपको वॉइस वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि कौन कौन से व्हाट या हुम के क्या आंसर होते हैं और क्या नहीं होते, वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन इजी हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा। आइए आगे देखते हैं। बाकी आपको लगता है आपने अभी अभी अगर ज्वाइन किया है तो आप थोड़ा सा पीछे से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप बार बार देखिए इनको, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो बार बार देखना पड़ेगा, 2-3 बार कम से कम। ठीक है, देखो आगे। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, शी ईट्स अ मैंगो। अब मैं आगे डेली लिख दूं या एवरी संडे और वॉट जो भी लिखना चाहें वो लिख दें। अब बताना कि यहाँ पर जो मेन वर्ब के बाद जो लिखा है, इसको कमेंट करना कि ये जो मेन वर्ब के बाद लिखा है ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर देखो, फिर हमने यहाँ पर लिखा शी सैंग आप ब्यूटीफुल सॉन्ग लिख दो, आ सॉन्ग लिख दो, कुछ कोई मतलब नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तीसरा नंबर, शी रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, अब ये देखो, उसने, वो खाती है, क्या खाती है भैया, ये व्हाट का आंसर है, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो खाती है, क्या खाती है, ठीक है, तो ये व्हाट का आंसर हो गया, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वो गाती है, वो गाती है, उसने गाया, क्या गाया, ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये भी व्हाट का आंसर है। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, एक अच्छी कविता या पोएम कोई भी लिखा, बहुत खूबसूरत पोएम लिखी, तो ये भी आपका क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा बेटा। जब भी आप इसका वॉइस बनाओगे तो ये पूरा उठ करके सब्जेक्ट बनेगा करके। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ ये नाउन इसका है, यहाँ एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन नहीं होगा तो इस एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं है और फिर इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ, इसी तरीके से अ मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, जिरंड होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप इनको सीखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जिरंड के नहीं बताया या इन्फिनेटिव नहीं बताया, तो देख लो। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, तो ये देखो इन्फिनेटिव है, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। सब जगह बेटा वही काम करेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो 4 हो गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शी is addicted to, अब कोई भैया इसको पर्सनल मत ले जाना, क्योंकि आजकल शी लोग भी स्मोकिंग करती हैं। ठीक है, बहुत से लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं, संख्या बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है। हाँ, ये छोटी सी बात यहाँ पर समझ लेना, बाकी आगे मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो जिरंड आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा और वो जिरंड होता है। कभी कभी ये भी पेपर में पूछ लेता है कि ये जो प्रेपोजिशन के बाद ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ये नाउन का भी काम कर रहा है और ये मतलब नाउन इक्विवेलेंट है और ये जिरंड है। अल्टीमेटली ये क्या है, जिरंड। अगर जिरंड ऑप्शन में नहीं है तो नाउन इक्विवेलेंट या नाउन की तरह काम कर रहा है।
ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, इसको आप कॉन्टिन्यूअस मत समझिएगा। फिर किसी दिन किसी लेक्चर में बताएंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कितनी तरह से काम करती है किसी भी सेंटेंस में। हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, रहा, रही, रहा, रहा, रहा था, ये सब हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। देखो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। बाकी आप इस यहाँ सेंटेंस देखिए, ये इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब के बाद आया है, तो ये भी आपका। और ये हमेशा वो चाहती है, क्या चाहती है, ये देखिए व्हाट का आंसर है, तो व्हाट का आंसर है तो ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये उनको लगता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग है। हो सकता है ये बोरिंग होगा, लेकिन ये आपके भविष्य को उज्जवल जरूर बना देगा। 110%। यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लैकिंग पॉइंट होते हैं, जो कमजोरी होती है। और स्टूडेंट बेचारा क्या करे, बुकों में मिलता नहीं है, टीचर्स पढ़ाता नहीं है, पेपर में बेचारा फेल हो जाता है। और होता क्या है हमारे सरकारी स्कूलों में या बहुत जगह कि इंग्लिश को इतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता, रेगुलर क्लासेस लगती नहीं है, 12th किसी तरीके से बच्चे पास हो जाते हैं। उन बच्चों की क्या गलती, वहाँ भी टीचर्स लापरवाही करते हैं, वही उनको आगे जा कर के फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने फेस किया है, इसलिए हम आपकी भावनाएं समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी बड़े एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। हमें कहाँ प्रॉब्लम होती थी, हमें लगता है 80 से 90% बच्चों की वही प्रॉब्लम है जो कभी मेरी रही होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम टीचिंग कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? तो आई होप ये मेरा बेस्ट है, मतलब मैं जितना अच्छा सोच सकता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको पसंद करना है नहीं पसंद करना है, इट डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी जिसके लिए होगा, क्योंकि सिलेक्शन सभी देखने वालों का तो होगा नहीं, कौन किस तरह से देख रहा है डिपेंड ये करता है। कोई इसको पूरी तरीके से एब्सॉर्व कर रहा है और कोई सिर्फ देख रहा है, कोई लेट के देख रहा है, कोई खाते खाते देख रहा है। तो बस वो उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठे होंगे, पता चल जाएगा किसने कैसे पढ़ा है। जिसने जैसे पढ़ा है उसके वैसे नंबर आएंगे, नंबर आएंगे। ठीक है, तो हम टीचर्स लोग क्या करते हैं, हम आपको भविष्य की आगे की चीजें बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, चाहे एग्जाम देने का हो और चाहे किसी को दिलवाने का हो। ठीक, तो उसी एक्सपीरियंस के रूप में बोल रहे हैं कि आप इनको पढ़िए, यही आपका सबसे लैकिंग पॉइंट है, यहां पर आप फंसते हैं। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।